तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविजन पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं के ऊपर पहले हम प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनके जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं। कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा और कुछ के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सामग्री और कुशल मजदूरी के भुगतान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग का अनुपात क्या है। चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन है आपके पास, 60-40, 90-10, 75-25, 100-0 और इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को सोचने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर कुशल मजदूरी की बात की गई है और कुशल मजदूरी में हमेशा जो वेजेस, जो कुशल मजदूरी में केंद्र सरकार वहन करती है वो करती है आपका 75%, ठीक है। 75% केंद्र सरकार वहन करती है और जो बचा 25% है वो राज्य सरकार वहन करती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का जो है, अगर अकुशल मजदूरी की बात करेगा, ठीक है, अकुशल मजदूरी की बात करेगा। अकुशल मजदूर का मतलब होता है जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, वो सिर्फ ईंट गारा जैसे काम कर सकता है, कुछ भी ढोना है सामान को, ऐसे काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, अकुशल मजदूर कहलाता है। और अकुशल मजदूरी में 100% केंद्र सरकार वहन करती है खर्च, ठीक है। ये चीज याद रखना, 100% केंद्र सरकार वहन करती है जब अकुशल मजदूरी की बात होती है। लेकिन सामग्री और कुशल मजदूरी की बात होगी, ठीक है। सामग्री की बात होगी, जैसे जो भी काम चल रहे हैं मनरेगा के तहत, उनमें जो भी सामग्री आएगी उसमें भी 75% ही केंद्र सरकार वहन करती है और 25% जो हिस्सा होता है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस बजट की सिफारिश पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का विलय अब जिला परिषद में किया जा रहा है। आपको बताना है बजट 2019-20, बजट 2020-21, बजट 2022-23 या बजट 2021-22 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, रिसेंट की न्यूज़ है कि ग्राम्य विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में करने की घोषणा की गई थी। आपको बजट बताना है, बजट ईयर कौन सा था वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बजट 2020-21 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसे ग्राम्य विकास अभिकरण भी कहा जाता है, ये क्या है, ग्रामीण विकास की नोडल एजेंसी है। क्या है ये, नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास की, ठीक है। ग्राम विकास से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो डीआरडीए से संबंधित होते हैं, इसलिए ये नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1980 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। और केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 के द्वारा दोहरे प्रशासन को समाप्त करने के लिए, क्यों विलय किया जा रहा है बेटा, ये चीज भी याद रखना, दोहरे प्रशासन को समाप्त करने के लिए। अब दोहरा प्रशासन किस तरीके से हो रहा था, देखो, जैसे कोई भी योजना बनाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट में, तो पहले अप्रूवल उसको डीआरडीए देता है, ठीक है। डीआरडीए से अप्रूवल मिलने के बाद वो जिला परिषद के पास भी जाता है, तो जिला परिषद भी सेम काम कर रहा है और डीआरडीए भी सेम काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोहरा प्रशासन हो जा रहा था, जो कि योजनाओं को लागू करने में काफी टाइम ले रहा था। इस वजह से जो है, इस दोहरे प्रशासन को खत्म करने के लिए डीआरडीए का विलय अब जिला परिषद में किया जा रहा है और ऐसी घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत गठित जिला योजना समिति में कुल सदस्यों का कितना भाग जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने पांच ऑप्शन है, फिर से 2/3 भाग, 1/2 भाग, या फिर 4/5 भाग, या फिर 3/4 भाग, और या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि 243 जेड डी, जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देंगे इसके बारे में। जिला योजना समिति से संबंधित है ये अनुच्छेद। इसमें बताना है कि जो जिला योजना समिति होती है बेटा, जिला योजना समिति, इसमें बताना है कि कुल सदस्यों का कितना भाग जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से कितना भाग इस जिला योजना समिति में चुना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4/5 भाग, यानी कि 80% जो सदस्य होते हैं वो जिला योजना समिति में जिला पंचायत और नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। अब जिला योजना समिति क्या है, जिला योजना समिति जो है वो गांव, ठीक है, गांव प्लस शहर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आएंगे, जितने भी शहर आएंगे, उनके लिए एक बेटा इंक्लूसिव जो प्लान होता है ना डेवलपमेंट का, वो बनाती है, ठीक है। यानी गांव और शहर दोनों को मिलाकर एक समेकित विकास योजना तैयार करती है और इस समिति के 80% सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं से निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं, ठीक है। और ये जो समिति है ये भी याद रखना कि इसे 74th अमेंडमेंट के द्वारा, 74th
अमेंडमेंट के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है जिला योजना समिति को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सही कर पाओगे पूरे तरीके से। जब बेटा आप ये कंटेंट थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, जो यहाँ पर दी हुई है, हम पीडीएफ में देते हैं लेखपाल कंसिस्टेंसी बैच में, इसमें पूरी थ्योरी दी रहती है। अब ये जब आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें हर एक चीज को डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जो हमने अभी पढ़ा है, इससे संबंधित देखें तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1980 में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जिले की नोडल एजेंसी है जो केंद्र और राज्य की गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करती है। साथ में संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, डीआरडीए का। जिला परिषद का अध्यक्ष जो होगा वही डीआरडीए का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जहां पर जिला परिषद नहीं होती है वहां पर डीएम इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगर परियोजना निदेशक की बात करेगा तो प्रशासन देखने वाला मुख्य अधिकारी जो एडीएम रैंक का होता है वो इसका परियोजना निदेशक होता है डीआरडीए का। वर्तमान स्थिति की बात करें तो केंद्र सरकार बजट 2021-22 की सिफारिश पर कई राज्यों में डीआरडीए का विलय अब जिला परिषद में किया जा रहा है ताकि दोहरे प्रशासन को समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज अभी देखी हमने। फिर यहाँ पर जिला योजना समिति की भी थ्योरी हमने यहाँ पर पूरी दे रखी है। इसमें क्या है कि संवैधानिक दर्जा हमें अनुच्छेद 243 जेड से मिला। कार्य क्या करती है जिला योजना समिति, पूरे जिले गांव प्लस शहर के लिए एक समेकित विकास योजना तैयार करती है और कुल सदस्यों को 4/5 भाग जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। वहीं कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान देख लें जो लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। जैसे पहला संस्थान है जो प्रशिक्षण संस्थान NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। कहाँ पर है ये, हैदराबाद तेलंगाना में। स्थापना कब हुई थी, 1958 में। 1977 में इसका नेम चेंज कर दिया गया था और ग्रामीण विकास का थिंक टैंक बोला जाता है। जैसे नीति आयोग है थिंक टैंक देश का, वैसे ही ग्रामीण विकास का थिंक टैंक है NIRDPR। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इंक्लूसिव स्टडी करनी होगी। जैसे अगला संस्थान है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान। स्थान कहाँ पर है, बक्सी का तालाब, लखनऊ में। कार्य क्या करता है, यूपी के ग्राम प्रधानों, वीडीओ और बीडीओ को ट्रेनिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो ये लेखपाल के लिए ये जो संस्थान है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है। अगला है बर्ड, बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब ये भी रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। काम क्या करता है, ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है। जो आरआरबी होते हैं गांव में, जैसे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है, इनमें जो ऑफिसर्स होते हैं इनको ट्रेनिंग देने का काम करता है ये बर्ड। ठीक है, आगे देखें तो दिशा समिति। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आगे मिलेगा देखने को। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मिट्टी की जांच कुल 12 मानकों पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक भौतिक मानक की श्रेणी में आता है। अब आपको ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, मृदा से संबंधित काम लेखपाल के पास बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 12 मानकों पर पहले तो जांच होती है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत। तो भौतिक मानक की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कितने तरीके के मानक होते हैं। ठीक है, अब आंसर आप लोग बताइए अभी कमेंट बॉक्स में। 5 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा राइट आंसर है इसका। ठीक है, सल्फर, जिंक, जैविक कार्बन या पोटास या फिर इनमें से कोई नहीं। भौतिक मानक बताना है आपको। तो जो आंसर है इसका राइट आंसर है जैविक कार्बन। ठीक है, जैविक कार्बन इसका राइट आंसर है। अब देखें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है, ये होता है बेटा मिट्टी का हेल्थ कार्ड। मिट्टी की हेल्थ की जानकारी देता है ये कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, पोषक तत्वों की सारी जानकारी देगा, कौन सी फसल हो सकती है इस मिट्टी में। ये सारी चीजें हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा पता चलती हैं। अब 3 प्रकार के मानक होते हैं इसके। कितने मानक होते हैं, 3 प्रकार के मानक होते हैं। मुख्य पोषक तत्व पहला होता है मुख्य पोषक तत्व। कौन कौन से होते हैं मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, एनपीके आपने सुना भी होगा इनका नाम, एनपीके की जांच होती है, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। फिर वहीं पर आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व ये कौन कौन से होते हैं, सल्फर इसमें आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, सल्फर। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें आपका बेटा जिंक आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीज आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ होते हैं जैविक कार्बन, जैसे जैविक कार्बन,
जैविक कार्बन में कौन आता है? पीएच मान आपका हो गया, मिट्टी का पीएच मान क्या है, विद्युत चालकता क्या है मिट्टी की, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जैविक कार्बन के अंतर्गत आती हैं। और जैविक कार्बन है जो, वो क्या है? भौतिक मानक है, ठीक है। यानी कि जैविक कार्बन ही भौतिक मानक होता है और यही इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखें, अगला क्वेश्चन है जो हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में कितनी आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने की पात्रता रखी गई है? इसके जो ऑप्शन है, 100 प्लस आबादी, 250 प्लस आबादी, 500 प्लस आबादी, 1000 प्लस आबादी, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है इसमें से कि नक्सल प्रभावित जिलों में आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने की पात्रता क्या है। इसका जो राइट आंसर है 100 प्लस आबादी, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अभी हम डिटेल में अपने कंटेंट में देख लेंगे यहाँ पर यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो देख लीजिए कि मैदानी क्षेत्रों में कितनी पात्रता होती है जिनको सड़कों से जोड़ा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में बेटा जिस गांव की 500 प्लस आबादी होती है उसको मेन सड़क से जोड़ा जाना इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करेगा, पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करेगा तो वहां पर बेटा ये आबादी 250 प्लस भी होगी तब भी उसको मेन सड़क से जोड़ा जाएगा। और जहां पर नक्सल प्रभावित की बात करेगा, नक्सल प्रभावित की, वहां पर ये आबादी 100 प्लस भी होगी तब भी उसको मेन सड़क से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखें हम, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, लेकिन इसे किस तारीख से लागू माना गया था? अब ये तो बहुत बार आपने पढ़ी होगी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, लेकिन किस तारीख से लागू माना गया था ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? 1 दिसंबर 2018 शुरुआत यहां पर हुई थी और इस डेट को पहली किस्त आ गई थी। जो 4-4 महीने की 3 किस्त आती है ना, तो 4 महीने की पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को रिलीज की गई थी। इसलिए इस योजना को 4 महीने पहले यानी 3 महीने पहले 1 दिसंबर 2018 को लागू माना गया था, ठीक है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करें तो इसकी घोषणा की गई थी कब? फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में, ठीक है। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। फिर इसके बाद इसे गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, गोरखपुर से लॉन्च किया गया था इसे। आगे देखें तो इस योजना को जो है पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि हमने पहली किस्त यहां पर ही रिलीज कर दी थी जब घोषणा की गई थी, इसलिए ये पूर्व से लागू मानी गई थी योजना, ठीक है। और 1 दिसंबर 2018 इसके लिए सर्वमान्य तिथि है। इसके तहत किसानों को क्या दिया जाता है बेटा? 6000 रुपए दिए जाते हैं 1 साल में 3 किस्तों में, ठीक है। 1 साल में 3 किस्तों में दिए जाते हैं 6000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत यदि किसान समय पर ऋण चुका देता है तो उसे ब्याज में 3% की छूट मिलती है। इस छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर क्या होती है? ठीक है, अब आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित योजना आपको पता होना चाहिए क्या है ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कब स्टार्ट हुई थी, किधर से स्टार्ट हुई थी, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ब्याज में 3% की छूट मिलती है। इस छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर बतानी है कितनी होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी 4%। आप किसान क्रेडिट कार्ड को देख लें तो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज लगाया जाता है वो होता है सामान्यतः 60% यानी 7%। अब केंद्र सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार कहती है कि अगर समय पर कोई किसान पैसा लौटा दे रहा है और समय पर लौटाने का उसको कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए, तो इनाम स्वरूप हम क्या करेंगे, यदि कोई किसान 7% का इंटरेस्ट समय पर लौटा रहा है तो हम उसको 3% का जो है छूट प्रदान कर देंगे, तो उसकी जो प्रभावी ब्याज दर रह जाएगी वो 4% रह जाएगी, ठीक है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध हो जाता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से संबंधित। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद से किया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके बलिया, महोबा, गोरखपुर, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो पता होना चाहिए आपको, महोबा। पहला चरण हमारा बलिया से स्टार्ट हुआ था, दूसरा चरण महोबा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 की बात करेगा तो 1.0 की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को, ठीक है। कहां से? बलिया से। और उज्ज्वला 2.0 की बात करेगा तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 को, कहां से? महोबा से। ये दोनों चीजें याद रखना है।
इस चरण में प्रवासी क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या किया गया था कि प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कनेक्शन देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यहां पर क्या था कि जब तक आपके पास राशन कार्ड होगा तभी आपको 1.0 के तहत सिलेंडर दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब यहां पर ये शर्त हटा ली गई कि बिना राशन कार्ड के भी आपको, जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, उनको सिलेंडर मुफ्त में दिया जा सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा से। अब दिशा को हम पढ़ रहे थे वहां पर, अब दिशा वाला क्वेश्चन आ गया है, अब इसको देखिए आप लोग सॉल्व करके। ठीक है, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है। अब यहाँ पर सिंपली ये पूछ रहे हैं कि एक माह कितने माह में एक बैठक होती है दिशा समिति की। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर 3 माह। ठीक है, 3 माह, 6 महीने, या फिर 1 वर्ष, या फिर इसको काट देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 माह या 6 महीने या फिर 1 वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है 3 माह, यानी कि दिशा माह की जो बैठक है हर 3 माह में कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है। ठीक है, और दिशा समिति के बारे में बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2016 में। ये क्या चीज है दिशा, तो ये है जो जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं की निगरानी करने का काम करता है। ठीक है, जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिले में जो भी योजनाएं चलेंगी, जिले में योजनाओं की निगरानी करेगा कौन, करेगा दिशा समिति। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष जिले का वरिष्ठतम सांसद होता है, जो जिले में सबसे वरिष्ठ सांसद होता है इसका अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है। दिशा समिति की बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी अनिवार्य है, ये हम लोगों ने देख लिया था अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि मनरेगा के तहत यदि आवेदक को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या ग्राम प्रधान, या जिला पंचायत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य सरकार। यदि मनरेगा के तहत आवेदक को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करेगा, राज्य सरकार प्रदान करेगा। ठीक है, अब मनरेगा अधिनियम की बात करें तो ये बेटा एक रोजगार कानूनी गारंटी अधिनियम है। ठीक है, कानूनी गारंटी अधिनियम है मनरेगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप कानून के थ्रू आप रोजगार की मांग कर सकते हो सरकार से, और यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आपको ग्राम पंचायत काम नहीं दे पाती है तो आवेदक क्या है, बेरोजगारी भत्ते का हकदार बन जाता है। ठीक है, इस अधिनियम जो मनरेगा अधिनियम है, इस अधिनियम के अनुसार बेरोजगारी भुगतान करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से किसकी होती है, राज्य सरकार की होती है, ना कि केंद्र सरकार की। आगे हम देखें यहाँ पर कंटेंट में, अगर दिशा समिति की बात करें तो पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इसका गठन कब किया गया था, 2016 में, केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका, जिले में चल रही सभी केंद्रीय योजनाओं, मनरेगा, सड़क, आवास की निगरानी करना। अध्यक्ष कौन होता है, जिले का वरिष्ठतम सांसद। सचिव कौन होता है, जिलाधिकारी, डीएम, या फिर सीडीओ, इसका जो है सचिव होता है। आगे बात करें तो हर 3 महीने में कम से कम इसकी एक बैठक अनिवार्य होती है। अब हम देख लेते हैं ई गवर्नेंस प्रबंधन। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा और विकास योजना इसी पोर्टल पर अपलोड होती हैं। ऑडिट ऑनलाइन, ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब ऑनलाइन होता है। जल दूत ऐप होता है जो ग्रामीण जल स्तर को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेरी पंचायत ऐप है, इसमें गांव का कोई भी नागरिक जो है अपनी पंचायत के काम और बजट को देख सकता है। वहीं कपार्ट की बात करें तो इसका नाम है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है कपार्ट का, ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओस को फंड देना और नई तकनीकों को गांव तक पहुंचाना। इसका विलय अब जो है एनआईआर डीपीआर के साथ करने की प्रक्रिया चल रही है। और एनआईआर डीपीआर को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रामीण विकास का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास का थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि योजनाओं का वर्गीकरण कितने क्षेत्रों में होता है। जैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं और एक होती हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उसमें जो फंडिंग होती है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में तो फंडिंग केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाते हैं पूरी योजना का। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को सीधे केंद्र सरकार की एजेंसियां लागू करती हैं। वहीं
जो लागू करने का काम है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, वो राज्य सरकार भी कर सकती है। अब केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की बात करें तो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि, सांसद आदर्श ग्राम योजना भी आती है। और केंद्र प्रायोजित योजना में मनरेगा हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, ये सारी योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर इनकी फंडिंग की बात करें तो सामान्यतः क्या होता है कि सामान्य राज्य में 60-40 का अनुपात रखा जाता है, यानी 60% केंद्र सरकार खर्च करती है पैसा और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90-10 का रेशियो होता है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा कंटेंट हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, वो भी इस पीडीएफ में आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में संसद से पारित हुआ, ये एक्ट था। ठीक है, लागू ये 2 फरवरी 2006 को हुआ। शुरुआत में इसको 200 जिलों में चलाया गया था। फिर संपूर्ण भारत में अगर बात करें कि संपूर्ण भारत में कब इसे लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2008 से। और इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, यानी पहले इसको नरेगा बोला जाता था और फिर मनरेगा कब बना, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, प्रमुख प्रावधान की बात करें तो यह कानून है, एक हमने बताया है अभी, हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के अकुशल श्रम की गारंटी देता है, यानी अनस्किल्ड काम दिया जाएगा इसमें आपको। 15 दिनों के भीतर आपको ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करता है, जिसकी वैधता कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। अगर काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो राज्य सरकार भत्ता देती है। ठीक है, काम घर से 5 किलोमीटर की परिधि में मिलना चाहिए। अगर दूर है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी भी आपको मिलती है, अगर 5 किलोमीटर परिधि से दूर में आपको काम मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पिछली क्लास में भी आपको बताई हुई थी और इस क्लास में भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी क्लास। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। और लेखपाल कंसिस्टेंसी बैच में जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं पूरे बैच की। हम वहां पर पूरे 11 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको डेली टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे इस बैच के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरीके का आपको कंटेंट और प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं डेली और टॉपिक वाइज हम टारगेट रखते हैं, टारगेट के थ्रू आप लोग पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।